दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक पल्स पर, जहां हम बुक्स से निकालते हैं वो पावरफुल आइडियाज जो आपकी थिंकिंग और लाइफ दोनों चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी टॉप 1% माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बन जाए। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस पावरफुल बुक का असली निचोड़। हम्म एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई इंसान 70 मील दौड़ चुका है। उसके पैर पूरी तरह छिल चुके हैं, मतलब हड्डियां दर्द से लिटरली चीख रही हैं। और गुर्दे भी फेल होने की कगार पर हैं। हाँ, बिल्कुल। शरीर का हर एक हिस्सा कह रहा है कि बस अब एक कदम भी और नहीं। मतलब कोई भी आम इंसान इस स्थिति में वहीं रुक जाएगा, है ना? शायद सीधा अस्पताल पहुंच जाए। जाहिर सी बात है, कोई भी यही करेगा। लेकिन डेविड गॉगिन्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने बाकी के 30 मील भी पूरे किए। तो आज की हमारी इस डीप डाइव में हम इसी बिल्कुल अविश्वसनीय सी लगने वाली सहन शक्ति के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो डेविड गॉगिन्स की बहुत ही चर्चित किताब कांट हर्ट मी पर आधारित है। और हमारा मिशन यहाँ सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनकर तालियां बजाना नहीं है। हाँ, क्योंकि सिर्फ कहानियां सुनने से असल जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। एकदम सही। हमारा उद्देश्य इस सामग्री से कुछ बहुत ही व्यावहारिक तकनीकें निकालना है, मतलब जिनका इस्तेमाल करके कोई भी छात्र या कोई भी प्रोफेशनल अपनी पढ़ाई और निजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बेहद सख्त डेली रूटीन बना सके। और मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही सटीक और जरूरी मिशन है। क्योंकि जब हम ऐसी असाधारण कहानियां सुनते हैं ना, तो अक्सर हम बहुत प्रेरित हो जाते हैं। हाँ, मोटिवेशन आ जाता है एकदम हाँ, से। लेकिन फिर हम वापस अपने उसी पुराने आरामदायक रूटीन में लौट जाते हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन होना कोई मायने नहीं रखता। मतलब मोटिवेशन काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन तो बस एक भावना है जो आती है और चली जाती है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप उस ज्ञान को एक ऐसे सिस्टम में ढाल लेते हैं जो आपके मूड पर निर्भर ही ना हो। और यहीं से वो अवधारणा जन्म लेती है जिसे गॉगिन्स मानसिक मजबूती या मेंटल टफनेस कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कोई भी इंसान रातों रात 100 मील दौड़ने वाला सुपर ह्यूमन तो बन नहीं जाता। नहीं, रातों रात तो बिल्कुल नहीं। गॉगिन्स की कहानी में भी एक वक्त ऐसा था जब वो इसके बिल्कुल उलट थे। मतलब उनका वजन कुछ 136 किलो के आसपास था। वो रात की शिफ्ट में कॉकरोच मारने का काम करते थे। हाँ, एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में। राइट। और उनकी जिंदगी की कोई दिशा नहीं थी। उन्होंने अमेरिकी सेना में जाने के लिए ASVAB यानी ASVAB टेस्ट दिया था, जो कि सेना का एक बेहद कठिन प्रवेश परीक्षा होता है। और वो उसमें बुरी तरह फेल हो गए थे। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि एक पूरी तरह से टूटे हुए इंसान से दुनिया के सबसे सख्त इंसान बनने की जो ये यात्रा है, इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत असल में एक बहुत ही डरावनी जगह से हुई थी। मतलब सच्चाई से। सच्चाई से? हाँ, गिगिन्स ने इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर नाम दिया है, यानी जवाबदेही का आईना। जब वो उस टेस्ट में फेल हुए और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी एक मजाक बन चुकी है, तो वो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने खुद को देखा और अपनी जिंदगी में पहली बार खुद से कोई झूठ नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि हालात खराब हैं या मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही, जो कि हम अक्सर करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद से कहा कि तुम मोटे हो, तुम पढ़ाई में कमजोर हो और अपनी इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम खुद जिम्मेदार हो। ओहो, ये सुनना ही कितना चुभने वाला लगता है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे महीने के अंत में अपने खाली बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखना। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? मतलब ये बहुत तकलीफ देता है। कोई भी उसे देखना नहीं चाहता, हम बस उसे नज़रअंदाज करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो सच्चाई जानने के लिए वो स्टेटमेंट देखना ही सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त होती है। एकदम सही कहा आपने। और गॉगिन्स ने इस स्टेटमेंट को सिर्फ देखा ही नहीं, उसे दर्ज भी किया। मतलब उन्होंने इसे कहीं लिखा? हाँ, उन्होंने पोस्ट-इट नोट्स लिए और उन पर अपने लक्ष्य और अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं को हाथ से लिखा। ध्यान दें, उन्होंने फोन में कोई डिजिटल रिमाइंडर नहीं लगाया। हाथ से लिखने का फर्क पड़ता है क्या? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाथ से लिखने का एक अलग ही मनोवैज्ञानिक असर होता है। ये हमारे दिमाग में ज्यादा गहराई से बैठता है। तो उन्होंने उन नोट्स को उस आईने पर चिपका दिया।
अगर उन्हें वजन कम करना था तो वो लक्ष्य उस नोट पर था। अगर उन्हें सेना का वो टेस्ट पास करने के लिए अपना गणित सुधारना था तो वो कड़वा सच भी वहां लिखा हुआ था। लेकिन मैं एक छात्र के नज़रिए से सोच रही हूँ। एक छात्र जो पहले से ही सिलेबस के भारी बोझ और परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी मिरर सुबह सुबह कैसे काम करेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब सुबह उठकर आईने में वो कड़वी सच्चाई देखने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, ताकि वो छात्र उस दिन की मुश्किलों के लिए तुरंत मानसिक रूप से तैयार हो सके। स्रोत में कुछ बहुत ही विशिष्ट आदतों का जिक्र किया गया है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि गॉगिन्स दिन की शुरुआत को ही एक युद्ध के मैदान की तरह देखते हैं। युद्ध का मैदान? बिल्कुल। स्रोत सामग्री के आधार पर एक सख्त रूटीन बनाने के लिए सुबह की 3 बुनियादी आदतें हैं। पहली आदत तो वही है जिसकी हमने अभी बात की, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले उस आईने का सामना करना। ठीक है, आईने का सामना। क्योंकि जब हम नींद में होते हैं ना, तो हमारे दिमाग तरह तरह के बहाने बनाता है। वो आईना और वे नोट्स तुरंत दिमाग को याद दिलाते हैं कि मिशन क्या है और आज क्या कमी दूर करनी है। और मैं पढ़ रही थी कि दूसरी आदत कुछ ऐसी है जिसे हम अक्सर बहुत मामूली समझते हैं, बुनियादी अनुशासन या बेसिक चोर्स, जैसे बिस्तर लगाना, अपने कपड़े सही से रखना या शेव करना। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही थी कि एक तरफ तो हम 100 मील दौड़ने जैसी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ अपना बिस्तर लगाने की बात। इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन पूरी तरह से न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान का है। मैं समझाता हूँ। जब आप सुबह उठकर सबसे पहला काम जैसे अपना बिस्तर बनाना पूरी सटीकता और अनुशासन के साथ करते हैं ना, तो आपके दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। अच्छा, एक केमिकल रिवॉर्ड की तरह? एकदम सही। ये एक माइक्रो विक्ट्री या छोटी जीत होती है। ये दिमाग में ये संकेत भेजता है कि आपने दिन का पहला काम सफलतापूर्वक कर लिया है और अब आप पूरी तरह नियंत्रण में हैं। वाओ, ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता होगा। बिल्कुल, ये एक चेन रिएक्शन ही शुरू करता है। अगर आपकी नींव यानी आपके दिन का पहला काम ही अस्त व्यस्त है, तो आप पूरे दिन से अनुशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो पूरी तरह समझ में आता है। एक तरह से एक दिन के लिए एक टोन सेट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है असली परीक्षा तो उस तीसरी आदत में है। हाँ, स्रोत इसे असुविधाजनक काम करना या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कहता है। मतलब दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना। तो एक छात्र के लिए इसका मतलब शायद ये होगा कि जो विषय उसे सबसे ज्यादा डराता है या जो उसे सबसे कठिन लगता है, उसे वो सुबह सबसे पहले पढ़े। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है इसका। लेकिन कोई जानबूझकर खुद को इतनी तकलीफ क्यों देना चाहेगा? मतलब सुबह सुबह ही? क्योंकि यही वो जगह है जहां कैलस माइंड का निर्माण होता है। कैलस माइंड? थोड़ा समझाएंगे इसे? सोचिए, जब आप जिम जाते हैं और भारी वजन उठाते हैं तो क्या होता है? बार बार होने वाले घर्षण और दबाव से आपके हाथों की त्वचा सख्त हो जाती है ना? हाँ, जिसे हम कैलस कहते हैं। बिल्कुल, ये कठोर त्वचा आपके हाथों को और ज्यादा दर्द सहने के लिए मजबूत बनाती है। गॉगिन्स समझाते हैं कि हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। ओह, तो दिमाग पे भी कैलस बन सकता है? हाँ, आराम और सुविधा हमारे दिमाग को कमजोर और कोमल बना देते हैं। जब कोई छात्र रोज सुबह जानबूझकर खुद को उस मुश्किल विषय को पढ़ने की तकलीफ में डालता है, तो असल में वो अपने दिमाग पर कैलस बना रहा होता है। वो एक तरह का मानसिक घर्षण पैदा कर रहा है। एकदम सही। जब ये रोज होता है तो दिमाग मुश्किलों का आदी हो जाता है। फिर जब असली परीक्षा का तनाव सामने आता है तो वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही कठोर हो चुका है। ये कैलस माइंड का विचार सच में बहुत गहरा है। तो चलिए मान लेते हैं हमने सुबह जीत ली, आईना देख लिया, बिस्तर लगा लिया और सबसे मुश्किल विषय भी पढ़ लिया। बहुत बढ़िया शुरुआत है। लेकिन दोपहर के 2 बजते बजते ये सारा जोश ठंडा पड़ने लगता है। एक छात्र इस नई रूटीन और इस नई पहचान को रात के खाने तक कैसे बनाए रखे? मतलब ये अनुशासन पूरे दिन कैसे ट्रैक किया जाए? और इसी जगह पर वो आईना दोबारा काम आता है। ट्रैकिंग का तरीका बहुत ही विजुअल और सीधा है। वे पोस्टेड नोट्स? हाँ, वे जो पोस्टेड नोट्स आईने पर लगे हैं वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। मान लीजिए किसी छात्र ने इस हफ्ते एक मुश्किल चैप्टर खत्म करने का लक्ष्य वहां लिखा था, तो जैसे ही वो पूरा हो उस नोट को आईने से हटा दीजिए और उसकी जगह अगला कदम लिखकर चिपका दीजिए। ये प्रगति को देखने का एक बहुत ही वास्तविक तरीका है। मतलब आप सच में अपने डर को कम होता और अपनी जीतों को बढ़ते हुए देखते हैं। बिल्कुल। और पढ़ाई की रणनीति को लेकर भी स्रोत में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हाँ, मैं उसी पर आने वाली थी। जब गॉगिन्स उस टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे थे जिसमें वो फेल हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए और नोट्स को बार बार लिखा।
अगर एक छात्र के लिए इसे आज के संदर्भ में लागू करना हो तो ये टाइम ब्लॉकिंग जैसा लगता है। तो क्या ये सिर्फ टाइम ब्लॉकिंग है? असल में ये सिर्फ टाइम ब्लॉकिंग नहीं है, ये डीप वर्क का सबसे शुद्ध रूप है। स्रोत बताता है कि गगिन्स ने लगातार कई घंटों तक बिना रुके पढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, उन्होंने ब्रेक लिए थे। हाँ, उन्होंने अपने समय को 15 से 30 मिनट के ब्लॉक्स में बांटा। विज्ञान भी यही बताता है कि हमारा दिमाग एक निश्चित समय के बाद अपना फोकस खोने लगता है। ये तो सच है। इसलिए जब आप 20 मिनट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पूरा ब्रह्मांड सिर्फ वो किताब होनी चाहिए। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, क्योंकि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हमारी वर्किंग मेमोरी को पूरी तरह थका देता है। और जब वो 20 मिनट पूरे हो जाएं, तो सच में एक छोटा ब्रेक लें ताकि दिमाग खुद को रीसेट कर सके। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मैं इस पूरी प्रक्रिया को सुन रही हूँ और मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है। हाँ, बताइए। गगिन्स ने खुद को आईने के सामने खड़ा किया और खुद को डम्ब या बेवकूफ कहा। हाँ, कहा था। तो एक छात्र जो पहले से ही पढ़ाई में संघर्ष कर रहा है, अगर वो खुद को लगातार आईने में देखकर कमजोर या डम्ब कहेगा, तो क्या उसका बचा खुचा आत्मविश्वास भी नहीं टूट जाएगा? क्या ये तरीका बहुत ज्यादा सख्त और हानिकारक नहीं है? ये एक बहुत ही लाजमी चिंता है और सच कहूं तो कई लोग इसे गलत समझ लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ गगिन्स की नीयत को समझना होगा। तो उनकी नीयत क्या थी? ये खुद से नफरत करने या खुद को हमेशा के लिए नीचा दिखाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में हमारे ईगो यानी अहंकार को किनारे करने के बारे में है। ईगो को किनारे करना? हाँ, हम इंसान अपने ईगो को बचाने के लिए खुद से बहुत झूठ बोलते हैं। अगर हम किसी विषय में कमजोर हैं तो हम आसानी से कह देते हैं कि पेपर बहुत कठिन था या टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। ये तो बहुत आम बात है। हम अक्सर दूसरों पर दोष डाल देते हैं। बिल्कुल। गॉगिन्स का मानना है कि जब तक आप जमीनी हकीकत को बिना किसी फिल्टर के स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुधार की नींव रखी नहीं जा सकती। अगर पढ़ाई में कमजोरी है तो उसे मैं डम हूं के रूप में स्वीकार करना कोई अंतिम फैसला नहीं है, वो बस एक शुरुआती बिंदु है। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, इसका मतलब है हाँ, मैं अभी कमजोर हूं, मुझे अभी कुछ नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे बदल सकता हूं। यह अहंकार को तोड़कर विनम्रता लाने का तरीका है, ताकि आप एक खाली स्लेट से सीखना शुरू कर सकें। ओहो, तो ये खुद को कोसना में ही है। ये बस पहचानना है कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ ताकि मैं वहां पहुंच सकूं जहां मुझे जाना है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कि एक छात्र 4 या 5 दिन से इस पूरे रूटीन का पालन कर रहा है। वो सुबह उठ रहा है, मुश्किल विषय पढ़ रहा है, टाइम ब्लॉक भी कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हफ्ते के बीच में मान लीजिए बुधवार या गुरुवार को शरीर और दिमाग पूरी तरह थक जाते हैं। दिमाग जोर जोर से चीखने लगता है कि बस करो यार, आज एक ब्रेक ले ही लेते हैं। यह हर किसी के साथ होता है। तो उस जैविक थकान और हार मानने की इच्छा से कैसे लड़ा जाए? और यहीं पर गॉगिन्स के सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आते हैं। जब दिमाग कहता है कि अब और नहीं हो सकता, तो स्रोत के अनुसार हमें 40% का नियम याद रखना चाहिए। 40% का नियम? मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? क्या सच में हमारे अंदर इतनी ऊर्जा बची होती है? विज्ञान के नजरिए से इसे समझना बहुत दिलचस्प है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं, आपकी ऊर्जा एकदम खत्म हो गई है और आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, हाँ, तो असल में आप अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी 60% अभी भी आपके अंदर बाकी है। लेकिन अगर 60% अभी भी बाकी है, तो हमारा दिमाग हमें रुकने के लिए क्यों कहता है? मतलब हमें दर्द क्यों महसूस होता है? इसे एक कार के उदाहरण से समझते हैं। बहुत सी तेज रफ्तार कारों में एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर या स्पीड लिमिटर लगा होता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। मान लीजिए कार की असली क्षमता 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उस गवर्नर की वजह से जैसे ही कार 150 की स्पीड पर पहुंचती है, वो इंजन को और तेज नहीं होने देता। अच्छा, वो कार को सुरक्षित रखने के लिए उसे रोक देता है। बिल्कुल। और हमारा दिमाग भी एकदम ऐसा ही है। हमारे दिमाग में एमिगडाला और नर्वस सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो इसी गवर्नर की तरह काम करता है। में जीवित और सुरक्षित रखना है। जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाते हैं या शरीर में थोड़ी सी भी थकान होती है, तो दिमाग घबरा जाता है। तो वो दर्द के सिग्नल भेजने लगता है। हाँ, वो दर्द और थकान की भावना पैदा करता है ताकि हम रुक जाएं और सुरक्षित रहें। मतलब ये थकान सिर्फ एक तरह का अलार्म है, कोई असली लिमिट नहीं है। वाह, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है ना?
तो हम इस दिमागी गवर्नर को बाईपास कैसे करें? मतलब जब दिमाग दर्द के सिग्नल भेज रहा हो तो उस पल में आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से लाएं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहाँ कुकी जार की अवधारणा काम आती है। कुकी जार? हाँ, गॉगिन्स के लिए ये कुकी जार कोई खाने की चीज नहीं है। ये एक मानसिक भंडार है, एक ऐसी जगह जहां आप अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जीत और हर उस पल को स्टोर करते हैं जब आपने किसी मुश्किल को हराया था। मुझे याद आ रहा है क्या ये वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल उन्होंने उस 100 मील की सैन डिएगो रेस में किया था, जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी? बिल्कुल वही रेस। जब गॉगिन्स उस रेस में 70 मील दौड़ चुके थे तब उनका वजन बहुत ज्यादा था और उन्होंने कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं की थी। हाँ, और उनकी हड्डियां टूट रही थीं। और उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा गिर गया था कि वो एक कुर्सी पर बुरी तरह गिर पड़े थे। उनका दिमागी गवर्नर पूरी ताकत से चीख रहा था कि अगर तुम एक कदम भी और चले तो सीधे मर जाओगे। तो फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने अपने इस मानसिक कुकी जार में हाथ डाला। और उन्हें वहां क्या मिला? उन्होंने अपनी पुरानी जीतों को याद किया। उन्होंने याद किया कि कैसे एक समय वो इतने मोटे थे लेकिन उन्होंने मेहनत से अपना वजन कम किया, कैसे वो सेना के टेस्ट में बार बार फेल हुए थे लेकिन फिर उन्होंने पढ़ाई की और उसे पास करके दिखाया। उन्होंने अपने बचपन के डरावने अनुभवों का भी तो सामना किया था। एकदम सही। जब उन्होंने उन छोटी छोटी जीतों को याद किया तो उनके दिमाग को ये याद आया कि अरे, मैं पहले भी मुश्किलों को हरा चुका हूं, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। वाओ! और उन्हीं यादों ने उनके दिमागी गवर्नर को बाईपास कर दिया और उन्हें बाकी के 30 मील दौड़ने की वो दूसरी सांस दी। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इसे एक छात्र से जोड़ें, तो जब परीक्षा का दबाव पहाड़ जैसा लगने लगे या कोई चैप्टर समझ में ही ना आ रहा हो और किताब बंद करने का मन करे, हाँ, जो अक्सर होता है, तो उसे भी अपने कुकी जार में झांकना चाहिए। हो सकता है वो याद करे कि कैसे उसने पिछले सेमेस्टर के सबसे कठिन प्रोजेक्ट को पूरा किया था या कैसे उसने सुबह जल्दी उठने की एक बुरी आदत को बदला था। बिल्कुल। वे छोटी छोटी जीतें उसे उस समय हार न मानने की ऊर्जा देंगी। एकदम सही कहा। ये कुकी जार आपको हमेशा याद दिलाता है कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आपका थका हुआ दिमाग उस पल में आपको महसूस करा रहा है। ये बहुत ही कमाल का टूल है। अब मान लीजिए एक छात्र ने इस पूरे सिस्टम को अपना लिया, उसने अकाउंटेबिलिटी मिरर से शुरुआत की, टाइम ब्लॉक करके पढ़ाई की और जब थकान हुई तो 40% के नियम और कुकी जार का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा रूटीन बन गया ये। अब हफ्ता खत्म हो रहा है, रविवार का दिन आ गया है। ये कैसे तय होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या सिर्फ एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं? और यहीं पर इस पूरे रूटीन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, साप्ताहिक समीक्षा। स्रोत सामग्री, इसे मिलिट्री की भाषा में आफ्टर एक्शन रिपोर्ट कहते हैं। आफ्टर एक्शन रिपोर्ट? हाँ, और ये सिर्फ दिमाग में सोचने भर से नहीं होगा। आपको सच में एक डायरी और पेन लेकर बैठना होगा और खुद की एक पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो इस रिपोर्ट में किन चीजों का मूल्यांकन करना होता है? क्या ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि मैंने इस हफ्ते कितने चैप्टर खत्म किए? नहीं, ये उससे बहुत आगे की चीज है। इसमें आपको पूरी ईमानदारी से लिखना होता है कि इस हफ्ते क्या क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो गॉगिन्स सिखाते हैं वो ये है कि जब आप फेल हुए तो आपका माइंडसेट यानी आपकी मानसिकता कैसी थी। माइंडसेट, इसको क्या मतलब है? मान लीजिए आपने तय किया था कि आप 2 घंटे लगातार पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन आधे घंटे बाद ही आपने फोन उठा लिया और सोशल मीडिया देखने लगे। तो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट में आपको लिखना होगा कि उस आधे घंटे बाद आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। मतलब जड़ तक जाना है। बिल्कुल। क्या आप ऊब गए थे? क्या आपको घबराहट हो रही थी? आपको अपनी उस कमजोरी का असली कारण खोजना होगा। और फिर सबसे अहम कदम आता है। वो क्या है? अपना कैलेंडर खोलकर ये तय करना कि अगले हफ्ते इस गलती को कैसे और कब सुधारना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ तो ये आफ्टर एक्शन रिपोर्ट असल में खुद का बॉस बनने का तरीका है। बिल्कुल सही। मतलब स्कूल या कॉलेज में टीचर आपको बता सकते हैं कि आपके मार्क्स कम आए हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप अंदर से कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको खुद के प्रति जवाबदेह बनाती है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, प्रेरणा जो होती है वो बाहरी होती है,
लेकिन ये जो सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया है, आईना, आदतें, कुकी जार, हाँ, और ये रिपोर्ट, ये सब मिलकर आपको एक ऐसा अनुशासन देते हैं जो अंदर से पैदा होता है। तो चलिए इस बेहद गहरी और व्यवहारिक चर्चा को अब हम समेट लेते हैं। हमने शुरुआत की अकाउंटेबिलिटी मिरर से, जहां बिना किसी ईगो के अपनी वर्तमान सच्चाई और कमजोरियों को स्वीकार करना है और उन्हें लिखकर आईने पे चिपकाना है। हाँ, फिर हमने दिन की नींव रखने के लिए सुबह की 3 आदतों को समझा, आईने का सामना करना, बिस्तर लगानी जैसी माइक्रो विक्ट्रीज हासिल करना, और फिर अपने दिमाग को कैलिस या सख्त बनाने के लिए दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना। एकदम सही। इसके बाद हमने देखा कि कैसे छात्रों को टाइम ब्लॉकिंग के जरिए 15 से 30 मिनट के डीप वर्क सेशन करने चाहिए। और जब शरीर और दिमाग हार मानने लगें, तो हमेशा याद रखें कि वो थकान सिर्फ आपके दिमाग का गवर्नर है। आप अपनी क्षमता के सिर्फ 40% पर हैं। और बचे हुए 60% के लिए कुकी जार। बिल्कुल, उस बचे हुए हिस्से को इस्तेमाल करने के लिए अपने मानसिक कुकी जार से पुरानी जीतों को निकालें और उस ऊर्जा से आगे बढ़ें। और अंत में आफ्टर एक्शन रिपोर्ट के जरिए हर हफ्ते अपनी कमियों का बेबाक विश्लेषण करें। ये रूटीन सच में किसी भी इंसान को बदल कर रख सकता है। हमने शुरुआत में खाली बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट की बात की थी। हाँ, जो कि बहुत डरावना होता है। उसे देखना डरावना जरूर होता है, लेकिन एक बार जब आप उस सच्चाई का सामना कर लेते हैं, तभी आप उसे सुधारने की ठोस योजना बना सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर और ये पूरा सिस्टम आपको आपकी वर्तमान सच्चाई दिखाता है, ताकि आप अपने हाथों से अपना भविष्य लिख सकें। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ आराम छोड़ने की बात नहीं है। ये अपनी कृत्रिम सीमाओं को पहचानने और फिर उन्हें हर दिन जानबूझकर तोड़ने की एक पूरी जीवन शैली है। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहती हूँ, जो इस स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में गूंजता है। हम अपनी जिंदगी में अक्सर चीजों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें हारने का डर होता है, या हम उस दर्द से बचना चाहते हैं। हाँ, हम उस गवर्नर की मान लेते हैं। बिल्कुल, हम अपने दिमाग के उस गवर्नर की बात मान लेते हैं जो हमें बस सुरक्षित और आरामदायक रखना चाहता है। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या पता हाँ, क्या पता अगर हम अपने दिमाग की उस गवर्नर को हमेशा के लिए हटा दें। क्या पता अगर हम अपने दर्द, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। क्या पता हम वो कर गुजरें जिसे दुनिया और शायद हम खुद भी असंभव मानते हैं। अपनी उन तयशुदा लिमिट्स को तोड़ने के बाद दर्द के उस पार जो नया इंसान सामने आएगा, वो कैसा होगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की शॉर्ट और यूजफुल समरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस बुक का फ्री विजुअल पीपीटी टाइप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको 1 पेज सुपर शॉर्ट समरी चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक और उसके लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।